नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र और इंडिया हेड पर उत्तर प्रदेश की खास खबरों की इस खास पेशकश हमारा उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। रुक करें खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बताएं पेरिस ओलंपिक से, जहां पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खुल गया है। जी हां, भारत को मिला है पहला मेडल। आपको बता दें, मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में यह पदक भारत को प्राप्त हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं पेरिस ओलंपिक से ये खबर, जहां पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वही ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने फाइनल में 221.7 पॉइंट्स के साथ ये कांस्य पदक जीता है। तो ये बड़ी खबर और खुशी की खबर, कहीं ना कहीं कल से ही देश को इस खबर का इंतजार था, सबकी निगाहें थी मनु भाकर पर। और मनु भाकर ने आज भारत के दामन में पेरिस ओलंपिक से पहली बार जो पहली भारतीय बनी जो ओलंपिक्स में भारत को ये पदक दिलाई हैं। आपको बता दें 2021 के टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हो गई थी। 20 मिनट तक वे निशाना नहीं लगा पाए थे। उन सभी के बाद उन्होंने जब आज मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि किस तरह से धैर्य रखना है, और धैर्य को आधार बनाने के लिए उन्होंने गीता का जो सहारा लिया। उन्होंने आज मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि इस गेम में, और चाहे वो कोई भी खेल हो, धैर्य रखना बेहद जरूरी होता है। लेकिन उसी धैर्य का ये नतीजा जो मिला भारत को, कि भारत के दामन में अब कहीं ना कहीं पहला मेडल, बात करें और कहे साफ तौर पर कि अब पेरिस ओलंपिक में भारत ने खाता खोल दिया और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, ऐसा भी मनु ने कहा। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पेरिस ओलंपिक से, जहां भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीत दर्ज की है। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। यूपी विधानसभा में विपक्ष ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। जी हां, ये बात इसलिए क्योंकि माता प्रसाद पांडे को बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष। पीडीए के बाद ये चौंकाने वाला जो है ब्राह्मण कार्ड ये खेला है कहीं ना कहीं विपक्ष ने। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगाया गया है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तमाम लोग इस रेस में शामिल थे। हालांकि अखिलेश यादव ने इन्हीं के नाम पर जो है कहीं ना कहीं मुहर लगाया है। आपको बता दें माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इस रेस में आपको बता दें इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर और तूफानी सरोज भी शामिल थे। लेकिन अखिलेश यादव ने विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी जो है वो ब्राह्मण चेहरे को बनाया है। देखिए, ब्राह्मण कार्ड हम बार बार कह रहे हैं, ब्राह्मण कार्ड जो जिस तरह से विपक्ष ने इस बार खेला है, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे के नाम पर जो मुहर लगी है, समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। आपको बता दें इस रेस में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर और तूफानी सरोज भी चल रहे थे। हालांकि इसी रेस में कहीं ना कहीं माता प्रसाद पांडे का भी नाम था। सबको दरकिनार करके माता प्रसाद पांडे के नाम पर विपक्ष ने मुहर लगाया। इस पर तमाम जानकारियों के साथ अकील सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चैनल हेड। देखिए अकील जी, जिस तरह से विपक्ष ने माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगाया नेता प्रतिपक्ष के रूप में, कहीं ना कहीं इसे ब्राह्मण कार्ड के जरिए कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उसने ब्राह्मण कार्ड खेला हुआ है। क्या कुछ इस पर अपडेट है और किस तरफ ये इशारा कर रहे हैं सारी चीजें? देखिए, ये पूरी तरीके से 2027 की तैयारी है। 27 की तैयारी इसलिए कह सकते हैं कि उपचुनाव में भी ये फायदेमंद होगा, क्योंकि जो ब्राह्मण कार्ड अखिलेश यादव ने खेला है वो कहीं न कहीं काबिले तारीफ है। ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मण को लेकर जिस तरह चर्चा बनी थी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में चल रहा है, ब्राह्मण नाराज है, इसको लेकर विपक्ष ने मुद्दा बनाया था और उसको लेकर चुनाव लड़ा, और मैदान में कहीं न कहीं इसको लेकर राजनीतिक मैदान में इसका फायदा भी मिला। अब इस तरह विपक्षी दल होने के नाते जो चाहे वो विधानसभा उत्तर प्रदेश में हो चाहे लोकसभा में हो, उसका असर इसलिए दिखेगा कि माता प्रसाद पांडे काफी राजनीतिक के मठाधीश रहे हैं, यानी राजनीतिक अनुभव जो है वो काफी पुराना है। और उत्तर प्रदेश सरकार जब समाजवादी पार्टी 2012 में थी तो माता प्रसाद पांडे यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विधानसभा के अध्यक्ष रहते हुए उनको काफी अनुभव है सरकार चलाने का, विधानसभा चलाने का। तो अब वो विपक्ष के तौर पे कहीं नेता विरोधी दल के तौर पे वो जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको पता है किन धाराओं में जाना है, किस मुद्दे पे जाना है, सरकार को कैसे घेरना है, कैसे जहां सड़क से लेकर सरकार को विधानसभा तक कैसे घेरना है,
वो काफी उनको अनुभव, और इसलिए अखिलेश यादव ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। तो दो फायदा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अखिलेश यादव को ये लगा कि हम ब्राह्मण कार्ड खेलेंगे तो हमें आगे चुनाव में भी फायदा होगा, और दूसरा ये कि अनुभवी हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने सरकार को चलाया है, विपक्ष को कैसे मैनेज करना है, सत्ता पक्ष को कैसे मैनेज करना, वो अनुभव उनके अंदर है, इसलिए उनका नाम सबसे पहले और सबसे आगे आया, जिसपे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मोहर लगा दी। इसके अलावा महबूब अली मंत्री रहे हैं अखिलेश यादव के सरकार में, वो अधिवक्ता मंडल को इनकी जिम्मेदारी दे दी गई है। कमाल अख्तर जो है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार जो जब समाजवादी पार्टी थी तो वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं कमाल अख्तर, उनको सचेतक के रूप में उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। राकेश कुमार और आरके वर्मा जो है वो बसपा से आरके वर्मा आए थे, उनको कहीं ना कहीं सचेतक बनाया गया है, और इस नियुक्ति इसको अखिलेश यादव ने इस पर मोहर लगा दी है। अब अखिलेश यादव ने बड़ा निर्णय लिया, इसका फायदा 2027 को देखते हुए अखिलेश यादव ने लिया है, और सड़क से संसद तक घेरने के लिए माता प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश बिल्कुल यादव अखिल देते जी, जिस नजर तरह से लगातार पीडीए को कहीं ना कहीं विपक्षीय पार्टी जो होती हैं वो घेरती हैं, कहती हैं कि एमवाई फैक्टर पर कहीं ना कहीं निशाना रहता है पीडीए का, लेकिन अभी जो ये ब्राह्मण कार्ड है कितना कुछ महत्वपूर्ण रोल अपनी अदा करेगा 2027 के चुनाव में? राघवेंद्र देखिए, एमवाई तो उनके साथ ही है, और इसका रिजल्ट 2000 लोकसभा में देखने लोकसभा को मिल चुनाव गया। में बिल्कुल देखने को अब मिला। जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उसे पाने के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा कार्ड खेला है। अब मुझे लगता है कि जो उपचुनाव है वहां भी जो वोट बैंक है वो पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा एमवाई का है। एमवाई का फायदा गठबंधन को मिल सकता है। जहां ब्राह्मण सीट है, जहां ब्राह्मण बाहुल इलाका है, वहां इसका फायदा होता नजर आएगा। अगर इसमें कहीं ना कहीं पीडीए अच्छा रिजल्ट करती है, प्रदर्शन करती है, तो 2027 आसान होगा। अगर देखिए बीजेपी में जिस तरह घमासान मचा हुआ, उसका फायदा अखिलेश यादव लेना चाह रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी उसमें उस लड़ाई को कहां खत्म कर पाती है। क्या वाकई जो प्रत्याशी उतारे जाए उपचुनाव में वो बेहतर हो सकते हैं, उनके लिए फायदेमंद होगा, विपक्ष के लिए नुकसानदायक साबित होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बीजेपी फायदा लेती नजर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह अखिलेश यादव ने माता प्रसाद को आगे करके विधानसभा में घेरने की कोशिश अब सरकार को करने की शुरुआत करने जा रही है, उसका लाभ कहीं ना कहीं चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है, और जैसा लगातार अखिल जी भी बता रहे थे कि आने वाले उपचुनाव में और कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कार्ड कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए, अखिलेश यादव के लिए और उनके साथ जितने भी गठबंधन पार्टियां हैं उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि एमवाई फैक्टर को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी चलती है, लेकिन 2027 के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ये ब्राह्मण कार्ड खेला गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हालांकि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं इस खबर के बाद चौंकाने वाला जो रिएक्शन वो देखने को मिला, क्योंकि पीडीए लगातार एमवाई फैक्टर की बात करती है, लगातार एमवाई फैक्टर को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन जिस तरह के नतीजे रहे इस बार के विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में, अब विपक्ष को और सपा को इस बात का पूर्णतः ज्ञात हो गया है कि ये ब्राह्मण कार्ड खेलना बेहद जरूरी हो गया था, जिसके बाद 2027 के चुनाव और उपचुनाव में कहीं ना कहीं उनको फायदा देखने को मिलेगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में बाढ़ का जो नजारा है वो कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आ रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 350 गांव डूबे नजर आ रहे हैं। जी हां, 350 गांव एक बड़ा आंकड़ा होता है, और कहीं ना कहीं बारिश से 24 घंटे में 4 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। आपको बता दें, गोविंद सागर बांध के 4 और गेट खोले गए हैं। पहले से खुले हुए हैं बांध के 16 गेट। तो कहीं ना कहीं जब बांधों में पानी का जो उफान आता है उसके बाद गेटों को खोला जाता है, और उस गेट के खुलने के बाद जो मंजर है उत्तर प्रदेश की वो कहीं ना कहीं पानी से लबालब भरते हुए नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि बारिश से 24 घंटे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 350 गांव डूबते नजर आ रहे हैं, तो वही बारिश से 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। और सबसे बड़ी खबर और बड़ी बात यह कि गोविंद सागर बांध के 4 और गेट खोल दिए गए हैं। पहले से ही 16 गेट खुले हुए थे, यानी कि अब जो टोटल जो गेट है वो 20 गेट खोल दिए गए हैं इस बांध के। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं गांव में पानी का जो सैलाब है वो नजर आ रहा है, और एक बड़ा आंकड़ा गांव का सामने आ रहा है। 350 गांव, जी हां, 350 गांव उत्तर प्रदेश की बाढ़ में डूबे हुए हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं वहां के प्रशासन पर, वहां की व्यवस्था पर भी कि हर साल जब ऐसे बाढ़ के मंजर आते हैं, आखिर व्यवस्थाएं क्या हैं। इस पर तमाम जानकारियों के साथ राशिद सिद्दीकी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ अपडेट है बाढ़ को लेकर राशिद? क्योंकि देखिए, 350 गांव डूबे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। बारिश से 24 घंटे में 4 की मौत का भी खबर सामने आ रहा है। मंजर क्या है उत्तर प्रदेश का?
जी बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरह से बताना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से जो बारिश का जो प्रकोप अगर हम कहेंगे तो लगातार जिस तरह से बढ़ता गया है, और ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के 40 जिले हैं वो लगातार बाढ़ से प्रभावित हैं। और ऐसे में स्थिति जो हिसाब से वहां देखी जा रही है, जो समस्याएं जो बनी है, चाहे वो बदायूं हो, चाहे वो सीतापुर, ऐसी तमाम ऐसे जो जिले हैं वो बाढ़ से, उनके जो गांव हैं वो डूबे हुए हैं। ऐसे में जो अभी मुख्यमंत्री का जो एक आंकड़ा आया है, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए लगातार वहां की जो टीम है, जो डीएम हो, सर्किल मंडल आयुक्त हो, सबको आदेश जारी कर दिया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये बनता है, क्योंकि ये हर साल ऐसा होता है, लगातार जो बाढ़ की स्थिति है, कहीं बांध खोल दी जाती है तो कहीं नहर की पानी छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण और ऊपर से बारिश का पानी, जिसके वजह से लगातार जो बाढ़ है वो जो डुबाव वाले क्षेत्र में जो भी गांव बसे हैं उनको पहले से अलर्ट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से लगातार इस तरह की तबाही देखने को मिलता है। देखिए राशिद, बिल्कुल व्यवस्थाओं पर बात तो करनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठते नजर भी आने चाहिए। देखिए, हालांकि उत्तर प्रदेश का जो आप बात करें, जो उसका भौगोलिक जो ढांचा स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं सारी नदियों से, चाहे वो राप्ती हो, सरयू हो, यमुना या गंगा की बात कर ले, बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। सरकार को इस बात का अंदाजा होता है हर साल, लेकिन लापरवाही हर साल का तो ही जाती है। तो इस पर सरकार को घेरने के लिए सरकार की तरफ से कुछ ऐसे प्रावधान जो मतलब होता है ना कि पूर्णतः निपटारा इसके लिए कुछ सरकार कर रही हो, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं वहां बनते नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से अभी देखा गया है, हालांकि जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अपने अधिकारियों को निरीक्षण करने का आदेश दे दिया है। और ऐसे में जो जिनका नुकसान हुआ है, ऐसे में उन्होंने एक बजट भी जारी कर दिया 120 करोड़ रुपए की। लेकिन जिस तरह से ये स्थिति जो बनी हुई है, जो वो स्थानीय वहाँ के, जैसे कि हर जिले के डीएम होते हैं, इसकी जिम्मेदारी जिले के डीएम के ऊपर होती है, सिंचाई विभाग के ऊपर होती है कि बारिश आने से पहले से उन गाँवों को अलर्ट कर दिया जाए। लेकिन ये जो कमियां हैं, इसको लेकर शायद योगी आदित्यनाथ कोई ना कोई कड़ा निर्देश लेने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है। क्योंकि इससे पिछली बार भी हमने देखा था, बाराबंकी से लगा हुआ सरयू नदी का तट था, उसमें काफी गांव और कई लोगों की मरने की भी खबरें आई थी। ये पिछले साल का आंकड़ा है, यही सरकार थी। लेकिन इस बार जिस तरह की स्थिति है, ऐसे में कोई ना कोई एक्शन जो है मुख्यमंत्री की जो बैठक होने वाली है उसके बाद इसमें लिया जाएगा। राहत बचाव कार्यों की बात करें राशिद, तो किस तरह से लोगों तक वो सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है सरकार? जी बिल्कुल, जो राहत बचाव का इनका जो कार्य है वो लगातार इनका जारी है। इनके क्षेत्र में लगातार जो एक प्राइवेट दल का दस्ता बैठा दिया गया है, और इस तरह में जो सरकार की तरफ से जो राशि प्राप्त हुई है वो राशि के माध्यम से लोगों को खाना पीना ये सब पहुंचाया जा रहा है। और जो गांव डूबे हुए हैं उनको किसी न किसी तरह से वहां से निकाल कर एक क्वारंटाइन बनाया गया है, जिसमें उनको रोका जा रहा है। चलिए राशिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये खबर हम आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 350 गांव डूब चुके हैं। बारिश में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। वहीं बांधों के जो गेट हैं वो लगातार खुलते नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी की बैठक से बाहर निकले विधायक चौधरी समरपाल सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। गरीबी, बेरोजगारी, किसान और पेपर लीक जैसे मुद्दे समाजवादी पार्टी सदन में उठाएगी। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर सरकार से विपक्ष सदन में जवाब भी मांगेगा। विधायकों की बैठक में निर्णय लिया गया है, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, पूरे प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं, लोगों के घर डूब गए हैं, गांव के गांव डूब गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने कोई भी राहत का काम शुरू नहीं किया है। ये कहा कि आप ही हमारा नेता प्रतिपक्ष को नामित करें, जो आप करेंगे वो सबको स्वीकार हो। उत्तर प्रदेश के मेरठ से कांवड़ियों की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें, मेरठ के माधवपुरम का रहने वाला एक शिवभक्त योगी और मोदी के कटआउट लगी कावड़ लेकर भगवान शंकर को जल चढ़ाने पहुंचा है। राम मंदिर बनने पर शिवभक्त कावड़िया ने यह मन्नत मांगी थी और उसी मन्नत को पूरा करने के लिए शिवभक्त कावड़िया योगी और मोदी के कटआउट लगी कावड़ लेकर पहुंचा है। बातचीत के दौरान इस शिवभक्त ने बताया कि मोदी और योगी की कार्यशैली से प्रभावित है और राम मंदिर बनने के उपरांत 2 अगस्त को औगढ़नाथ मंदिर में भगवान शंकर का जलाभिषेक करेगा। शरण कुमार की लेके आए थे माता पिता को, वैसे मैंने इन्हें लेके आया हूँ जी, योगी साहब को, मोदी साहब को जी।
उत्तर प्रदेश में नेताओं के बिगड़े बोल अक्सर सुनाई देते हैं। ऐसा ही एक नजारा कानपुर में देखने को मिला, जब बीजेपी विधायक ने खुलेआम सिंचाई विभाग के एक सीएन को फोन कर धमकी दे दी। बीजेपी विधायक ने धमकी देते हुए कहा कि तुमको तुम्हारे बुलडोजर को नहर में घुसेड़ दूंगा। जानकारी के मुताबिक सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध बस्ती को हटाने का नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद विधायक ने अधिकारी को धमकी दी है। मोदी जी, योगी जी लोगों को घर दे रहे हैं और तुम उजड़वा दोगे? इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या? बुलडोजर और सबको घुसड़वा दूंगा इसी नहर में। बिल्कुल यहाँ पर छू ना देना, नोटिस फड़वा फेंकवा दो। बोल दिया मैंने, यहाँ सब फड़वा फेंकवा दे रहा हूँ। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए, और दिख गया तो समझ लेना फिर बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इसी नहर में घुसड़ दूंगा। बिल्कुल साफ भाषा में समझ लेना, इसमें कोई मेरी फोन आवाज टेप कर लो, ये काम आएगी तुम्हें जिस समय तुम बुलडोजर लेके आओ। यहाँ की तरफ नजर ना उठा देना बिल्कुल। ये पूरी नहर सिटियाई तक किसी भी बस्ती पे गरीब आदमी 40 साल से रह रहा है। मोदी जी मकान दे रहे हैं, योगी जी मकान दे रहे हैं, तुम यहाँ बस्ती उजाड़ दोगे हम नहर को पक्की बनवाने। महोबा में अवैध हथियार लहराकर रील बनाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाइक के बीच में बैठ युवक पर छात्रा से छेड़छाड़ कर धमकाने का आरोप है। युवक कोचिंग से लौट रही छात्रा को बीच रास्ते में परेशान किया करता था। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अस्पताल जहां लोगों का इलाज किया जाता है, जहां मरीजों के इलाज के लिए दवाइयां मिलती है, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश हमीरपुर जनपद का एक ऐसा अस्पताल जहां दवाइयों के साथ साथ अस्पताल परिसर के अंदर गुटखा, पान मसाला व सिगरेट मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, हमीरपुर जनपद के मौदहा स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है, जहां एक ही बेड पर दो मरीजों का इलाज जारी है। साथ ही अस्पताल परिसर में कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। वहीं परिसर में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। सफाई के नाम पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ही साफ नजर आ रही हैं। आपको बता दें, बीते दिन ही सीएमओ गौतम सिंह ने औचक निरीक्षण किया था। हालांकि वो भी अस्पताल के खास्ता हाल को नजरअंदाज करते नजर आए। क्या करें जब वो तीन एक बेड में तीन लिटा रही हैं। अब परे गए और सकता है, बैठे बैठे लगा रही हैं, हमें चक्कर आता है, उल्टी होती हैं। क्या करें, अब कहती हैं कि बैठ के लगा लो। खबर पीलीभीत से, जहां सदर बाजार में बिजली के खंभे स्पार्किंग हुई, जिसमें दुकान में आग लग गई। मौके पर दुकानदारों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। सुनगढ़ी इलाके का ये पूरा मामला है। तो देखिए, जिस तरह से स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह से वो स्पार्कलिंग हुई और किस तरह से वहां जो है आग लगने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिजली के खंभे में स्पार्किंग हुई, जिससे दुकान में आग लग गई। मौके पर दुकानदारों ने पानी डालकर आग पर काबू तो पाया, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश की गलियों से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि वजह क्या हुई स्पार्कलिंग की, ये साफ तौर पर सामने नहीं आ पाई है। ये खबर हम आपको पीलीभीत से बजा रहे हैं। खबर आगरा से, जहां आगरा में कांवड़ियों ने अलीगढ़ हाईवे पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि कार सवार और कांवड़ियों में सड़क पर चलने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें कार सवार युवकों ने कांवड़ियों के साथ जमकर मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवारों को हिरासत में ले लिया है। कहाँ से आए आप लोग? आगरा से। कहाँ जा रहे हैं? रेलई। कांवर कहाँ से भर के लाए? गंगा जी से। क्या मामला हुआ है अभी? अरे फौजी में गाड़ी से आ रहा था कि हमारे साथी में डंडा फंडा दे दिया उसने। अच्छा, फिर वो बहुत पवाड़ा हो गया, पर पुलिस ने गाड़ी तो न करवा दी। वो हैं? फौजी की गाड़ी तो निकल गई। अरे वो काहे पता फौजी? फौजी 4 बजे की गाड़ी थे। तुम क्या लोग थे? हम आते हैं 10-15 आदमी है। मेरा नाम अशोक कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? जिला धौलपुर का। कहाँ जा रहे थे आप? मैं अपनी कावड़ को लेके जा रहा था सैफो गोला पे। कौन से गांव के रहने वाले हो? नंदपुरा मेरा गांव। तो कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ हैं 5-7 लोग हैं। कितने बजे की घटना है? ये घटना है 15-20 मिनट पहले की घटना है। किसने आपके साथ मारपीट की है? ये फौजी बता रहे थे, आर्मी वाला बता रहा था हमको। अच्छा, काय में थे वो लोग? अरे हमको नहीं पता। गाड़ी थी, 4 व्हीलर गाड़ी थी।
खबर सुल्तानपुर से है, जहां सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्देश पर मोची रामचैत को ऑटोमेटिक सिलाई मशीन मिल गई है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोची से मिलने पहुंचे थे उनकी गुमटी पर, जहां उन्होंने मोची को मदद का आश्वासन दिया था। इसकी जानकारी कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए दी है। यह पूरा मामला करिभार थाना क्षेत्र के डेसरुआ गांव का है।